Hello students, hoping you all must be fine at your homes. So today I am in front of you with another topic of economics of our first chapter. So today I am going to discuss about the industrial sector, foreign trade and demographic condition of India during the colonial period. So let's start with the industrial sector. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी जब एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं थी, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा इफेक्ट इंडस्ट्रीज़ पे इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज़ जो थी उस वक्त इंडिया की बहुत अच्छी कंडीशन में थी। इनकी बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड गुड्स की बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में डिमांड थी, तो इसलिए प्री ब्रिटिश पीरियड में हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से रन कर रही थी। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। इसके पीछे रीजंस था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो इंडस्ट्री जो बहुत अच्छे से रन करी, जिसकी मार्केट में इतनी डिमांड है आउट ऑफ इंडिया, वो क्यों नहीं ग्रोन अप कर पाई, उसका रीजंस मैं एक एक करके अभी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला हम रीज़न लेते हैं, वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज। हैंडीकैप्ड इंडस्ट्री ही इंडिया में थी और उसका डिक्लाइन होना। तो डिक्लाइन होने के पीछे रीज़न जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी इन इंडिया, और इस डिस्ट्रॉयशन यानी कि डिस्ट्रॉय करने के पीछे भी उसके कुछ सर्टेन रीजंस थे जिसकी वजह से वो कर रही थी। एंड द रीजंस आर टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। उसका मकसद सिर्फ इंडिया से चीप रेट से रॉ मटेरियल्स लेना। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक्स में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया को वो यूज़ कर रहे थे फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ कॉमर्शियल गुड, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स जो ऑलरेडी उनका था। तो वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से चीपेस्ट रेट में लेते थे। एंड द सेकेंड मोटिव वॉज टू सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया। वो यहाँ से चीपेस्ट रेट में रॉ मटेरियल्स भी ले जाते थे और फिनिश गुड्स, उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स की यूज़ के लिए होता है उसको तैयार करके और फिर हमारी ही कंट्री में वो उसको बेचते थे। तो इस वजह से चीपेस्ट रेट में ले जाकर और फिनिश गुड्स को बेचने की वजह से क्या होता था, वो नहीं चाहते थे कि ये हैंडीकैप्ड इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करे, और इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, उसको अवॉइड किया ताकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ इंडिया में डेवलप ना हो सके। क्योंकि अगर इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होती है तो फिर उनका ये मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, ना तो उनको चीपर रेट्स पे यहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलेंगे और ना ही उनको एक रेडीमेड मार्केट मिलेगा फॉर सेलिंग देयर फिनिश प्रोडक्ट्स। अगर नेक्स्ट रीज़न की मैं बात करूँ तो वो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज। हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन होने की वजह से इसका इंडिया पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बहुत बुरा असर पड़ा। उससे क्या हुआ, द हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे रीज़न था, जितनी भी हमारे हैंडीकैप जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उनका काम जब छिन गया तो डेफिनेटली यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, अब वो मजबूर थे कि हम अपनी आर्ट वाले काम, अपने हैंडीकैप काम को छोड़ के, उनके पास सिर्फ एक ही काम था एग्रीकल्चर का, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड्स को रन कर सके। सेकेंड अगर मैं बात करूँ एडवर्स इफेक्ट, तो इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट हो रहा था, इस वजह से फिनिश गुड इम्पोर्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ चीपर मशीन मेड गुड्स। ये इम्पोर्ट इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि मशीन मेड गुड्स होने की वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से गुड्स मशीन के द्वारा बन के आते थे, जिसकी वजह से वो थोड़े सस्ते हुआ करते थे, और सस्ते होने की वजह से लोग उनको ज़्यादा खरीद रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हैंडीकैप इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और ये हैंडीकैप गुड्स जो थे हैंडीक्राफ्ट वाले, उनकी सेल बहुत कम होती चली गई। नेक्स्ट अगर मैं रीज़न बात करूँ तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इंडिया में
उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, बल्कि नामात्र के बराबर था कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हम मशीन टूल्स को प्रोड्यूस करते ताकि वो मशीन टूल्स फिर से यूज़ हो सके रिप्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जिनका इस्तेमाल हम रिप्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में करते हैं। तो ये कैपिटल गुड्स पे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो चाहती ही नहीं थी कि इंडिया इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे बढ़े, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांट इंडियन टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। वो हमेशा ये चाहती थी कि इंडिया ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। वो खुद डेवलप ना करके, खुद ना प्रोड्यूस करके कैपिटल गुड्स, वो ब्रिटेन पे इस पे डिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट अगर मैं रीज़न बात करूँ तो लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इन सारी चीज़ों की वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट ना होने की वजह से यहाँ का जीडीपी जो था वो बहुत ही कम होता जा रहा था। इस बिकॉज एग्रीकल्चर से भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी में नहीं दिख रहा था, और इस डाउनफॉल जब इंडस्ट्रीज़ का होना शुरू हो गया, हैंडीकैप इंडस्ट्रीज़ का, तो उससे जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होने लगी। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड था हमारी कंट्री में। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही थी, वो ऑलरेडी रूल कर रही थी, तो पब्लिक सेक्टर उनका ही था। तो ओनली वो लोग सिर्फ कुछ ही लिमिटेड सेक्टर्स, कुछ ही चीज़ों पे ध्यान देते, जैसे कि रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, और कुछ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इन्हीं चीज़ों पे उनका ध्यान रहता था और बाकी चीज़ों पे नहीं करते थे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो थी वो बहुत कम हो रही थी। और वो भी ये रेलवेज, पावर जैसे इन सब चीज़ों पे इसीलिए हो रहा था, उनका ध्यान इस वक्त इधर इसलिए था बिकॉज इन सारी चीज़ों का यूज़ उन्हें करना था। रेलवे से ही उनके गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। अच्छा, पावर जनरेशन की ज़रूरत उनको थी अपने हर काम के लिए, कम्युनिकेशन भी उनको ही ज़रूरत थी, इसीलिए इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट वो थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, बट अदर चीज़ों पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो फाइनली इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इंडिया जो थी वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया का था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज रिमेन बैकवर्ड, बिल्कुल ही बैकवर्ड रह गई। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो इसलिए आगे बढ़ने नहीं दिया बिकॉज वो चाहते थे कि इंडिया हम पे ही डिपेंडेंट रहे, ब्रिटिश कंट्री पे ही डिपेंडेंट रहे, ना कि वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में फॉरेन ट्रेड की कंडीशन कैसी थी इंडिया की, अब मैं वो डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। उस वक्त ब्रिटिश पीरियड में इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मीन टू से द रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो एटसेट्रा, इस तरह की गुड्स का वो रॉ मटेरियल जो इस तरह की थी वो एक्सपोर्ट करता था टू द ब्रिटिश। एंड उसके साथ साथ वो इम्पोर्टर बन गया था, इम्पोर्ट करता था फिनिश कंज्यूमर गुड्स को, जस्ट लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स। तो यही फिनिश कंज्यूमर गुड्स, ये कॉटन और सिल्क जो रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज़ होता था, इसके क्लॉथ्स बन के यहाँ इंडिया में आते थे और इंडिया इसको इम्पोर्ट करती थी और इन सारे गुड्स का यूज़ करती थी। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जो था उसकी मोनोपोली थी उस वक्त, और उसने ये कर रखा था कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड था ब्रिटेन तक ही, यानी कि ब्रिटेन की आउटसाइड कंट्रीज़ में बहुत ही कम गुड्स जाते थे और वो भी फ्यू लिमिटेड कंट्रीज़ थे वहाँ पे ही। तो इस तरह से ब्रिटिश रूल ने अपना एक मोनोपोली सेट कर रखा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में जितना भी इंडिया बहुत क्वांटिटी में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती थी टू द ब्रिटिश, और इससे एक्सपोर्ट सरप्लस काफ़ी था इंडिया के पास, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो यूज़ करती थी फॉर सर्टेन वर्क, और वो वर्क था जैसे टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि ब्रिटेन में ही अगर कोई ऑफिस सेटअप हुआ है कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे ये इंडियन सरप्लस का पैसा यूज़ होता था, ना कि इंडिया में। नेक्स्ट, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कोई वॉर फाउट करती थी विद अदर कंट्रीज,
तो वहाँ पे भी ये सरप्लस, इंडियन सरप्लस का पैसा यूज़ होता था। यानी कि ये सारा का सारा सरप्लस मनी जो था वो इंडियन डेवलपमेंट के लिए ना यूज़ होके बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में हुए कामों में यूज़ करती थी। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का वो बहुत ही कम हो गया था और डाउनफॉल में आ गया था बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज डेमोक्रेटिक कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के टाइम में इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई था। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 48% बर्थ रेट एंड 40% जो था वो डेथ रेट था इन पर थाउजेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जितनी ही ज़्यादा बर्थ रेट थी वहाँ उतनी ही डेथ रेट भी थी। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट था। वहाँ इंडिया में लिटरेसी उस वक्त बहुत ही कम थी बिकॉज इंडियन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो लिटरेसी को लेके बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। हम लगभग ओनली ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दैट इज 16%। इंडिया में सिर्फ 16% लिटरेसी थी और वो भी फीमेल्स की कंडीशन उससे भी ज़्यादा बुरी थी, दैट वाज ओनली 7%। सो लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। नेक्स्ट मैं बात करूं तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया की हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत ही ख़राब थी, या तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती थी, और नहीं तो अगर अवेलेबल भी है तो वहाँ इनएडिक्वेट क्वांटिटी में था, यानी कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर रीचिंग टू 1 years ऑफ एज पर 100 लाइव बर्थ्स। इट मीन्स कि छोटे बच्चे जो 1 year से कम एज में जिनकी डेथ हो जाती थी पर थाउजेंड्स में, ये भी बहुत ज़्यादा रेट में था वहाँ इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये सब बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी था, लिटरेसी न होने की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती थी। नेक्स्ट हमारा लास्ट रीज़न आता है, दैट इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। इसके पहले भी ये रीजंस हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ लो एग्रीकल्चरल कंडीशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होना, फॉरेन ट्रेड का ना होना, अच्छी इंडस्ट्रीज़, हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज़ जो बहुत अच्छी कंडीशन में थी उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी बेनिफिट के लिए इंडिया में टोटली ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से पॉवर्टी इंडिया में बढ़ती ही चली गई। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो डेमोक्रेटिक कंडीशन कॉलोनियल पीरियड में बहुत ही बुरा था इंडिया का। तो आज के लिए हमने सीखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का, जो प्री ब्रिटिशर्स के टाइम में बहुत अच्छा जो चल रहा था, बट ब्रिटिशर्स ने आके उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। कंक्लूजन ये निकलता है कि उन्होंने बिल्कुल ब्रिटिश रूल में इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया की जो थी वो बैकवर्ड होती चली गई। सेम थिंग विद द फॉरेन ट्रेड ऑल्सो। फॉरेन ट्रेड को उन लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड करने की वजह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी बहुत कम हो गया। लास्ट अगर डेमोग्राफिक कंडीशन की मैं बात करूँ तो वो भी इलिटरेसी होने की वजह से, पॉवर्टी होने की वजह से और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी वो बहुत ही बुरी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।